कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 में। ओके, कल्चर यूनिक रहते हैं, है ना, कल्चर कोई इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं रहते, कोई कल्चर हाई या लो नहीं रहता, कल्चर बस यूनिक रहते, इतना ध्यान में रखो आप। सऊदी अरब का कल्चर अलग हो सकता है ना, इधर इंडिया का कल्चर अलग हो सकता है, और यूएसए जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ का कल्चर अलग है, और यहाँ इन सब में कोई सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी नहीं है, कल्चर्स आर डिफरेंट, कल्चर्स आर यूनिक, है ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। सो ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज व्हाट, इतना आपको अपनी ब्रेन की कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी कि कोई सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं रहता। एक रिलीजन ने मनी लेंडिंग बिजनेस बैन किया है, दूसरे रिलीजन ने मनी लेंडिंग बिजनेस बैन नहीं किया है, इसका मतलब यहां पर कोई सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी नहीं है, ये यूनिकनेस है। समवन बैंड समवन। इन लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म। ओके, सो फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म हम लोगों ने कवर कर लिए थे कि बुद्धिज्म की फिलोसॉफी क्या है, बुद्धिज्म कौन से टेनेट्स के ऊपर बेसिस है, ऑल दिस थिंग्स वी कवर्ड इन द लास्ट क्लास। ओके, बुद्धा की लाइफ की जर्नी, फिर उसके बाद में ही अटेंड निर्वाणा, एंड फाइनली द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैड कवर्ड इन द लास्ट क्लास। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम टॉपिक, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। अब हम लोग देखेंगे कि बुद्धिज्म का इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। ओके, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, एंड इट हैज आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। सो लेट मी शो यू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। यू सी हियर, सी द क्वेश्चन पेपर, वहां पर पूछा है कि बुद्धिज्म का इंडिया की सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। ओके, सो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे अगर इन केस इफ दे वांट टू आस्क इन फ्यूचर। सो यहाँ पर कोई ट्रिक्स नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रिकी पार्ट नहीं है। ओके, डायरेक्टली बुद्धिज्म टॉपिक पढ़ना है, बुद्धिज्म की फिलॉसफी पढ़ना है, और बुद्धिज्म का इम्पैक्ट क्या हुआ, और बुद्धिज्म का फिलॉसफी भी उन्होंने नहीं पूछे सिलेबस में। ओके, दे हैव नॉट आस्क्ड यू टू रीड स्पेसिफिकली अबाउट बुद्धिज्म। सो वहाँ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म दिया हुआ है ना। ये तो हम लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म पढ़े, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन सोशल लाइफ ऑफ इंडिया, है ना। कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे, सोशल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हुआ, पॉलिटिकल लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ, इकोनॉमिक है, आर्ट एंड कल्चर, एजुकेशन, all these things we will cover one by one. Okay, so first thing is the impact of Buddhism on social life of India. See, Buddhism greatly influenced the social life of India, or within this, first is Buddhism influenced the lower caste group. Buddhism influenced the lower caste group. कैसे? Because Buddhism granted them, first thing is higher social status. See here, Buddhism granted them higher social status. अभी कैसे इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। See here, इंडिया की सोसाइटी उस टाइम पर वर्ना सिस्टम में डिवाइडेड थी। ओके, देयर वर 4 वर्नास इन इंडिया। उस टाइम पर इंडियन सोशल सिस्टम में इंडियन सोसाइटी इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्नास। फर्स्ट इज ब्राह्मण, ध्यान से सुनो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैश्य और शूद्र। सो ये 4 वर्नास में इंडिया की सोसाइटी डिवाइडेड थी, राइट। और ये शूद्र के नीचे है अनटचेबल्स, शूद्र के नीचे है अनटचेबल्स, है ना। सो अब ये वर्ना सिस्टम का डिवीजन कहाँ से आया, वर्ना सिस्टम कैसे इंडिया में आया, और वर्ना सिस्टम ने कैसे इंडिया की सोसाइटी को 4 वर्ना सिस्टम में क्लासिफाई किया, इसका बेसिस क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, दैट इज अ सेपरेट डिबेट, है ना। और वर्ना और कास्ट सिस्टम भी आपके सिलेबस में सेपरेट टॉपिक मेंशन है, सो दैट वी विल कवर इन द डिफरेंट क्लास। अभी बस आप लोग इतना ध्यान में रखो कि सोसाइटी इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्नास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण्स का काम क्या है, ब्राह्मण्स वेर रिलीजियस टीचर्स, है ना, टीचिंग है, रिलीजियस टीचिंग्स है, सो ये सब ब्राह्मण्स का काम है। क्षत्रियस कौन है, क्षत्रियस वॉरियर क्लास है, क्षत्रियस है वॉरियर क्लास। वैश्यस कौन है,
ये वैश्यास जो है वो ट्रेडर्स है, वैश्यास आर ट्रेडर्स। और शूद्रास कौन है? इट इज़ अ सर्विस कास्ट। सो शूद्रास क्या करेंगे? इन तीनों वर्णास को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और इसके भी नीचे है अनटचेबल्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर सोशल स्टेटस भी रैंकिंग के हिसाब से सबसे हाई सोशल स्टेटस ब्राह्मण्स का है, सेकंड नंबर पे क्षत्रियस का है, थर्ड नंबर पर वैश्यास है और फोर्थ नंबर पर शूद्रस है। नाउ यू सी हियर कि सबसे ज़्यादा हाई सोशल स्टेटस किसका है? ब्राह्मण्स का, फिर नेक्स्ट क्षत्रियस, वैश्यास, शूद्रस। तो शूद्रस और अनटचेबल्स इनका सोशल स्टेटस लो है सोसाइटी में, इनका सोशल स्टेटस कंपेयर टू अदर वर्नास इनका सोशल स्टेटस सोसाइटी में लो है ना। अब क्या हुआ कि दिस पीपल आफ्टर कमिंग ऑफ बुद्धिज्म, सो दिस पीपल एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, शूद्रास और अनटचेबल्स है। सो टू एस्केप दिस वर्ना सिस्टम में जो उनको सोशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, सो उसको एस्केप करने के लिए दिस पीपल एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, बुद्धिज्म में इक्वालिटी है। बुद्धा सेड कि यहाँ पर जो निर्वाणा है, निर्वाणा कैन बी अचीव्ड बाय एनीवन, मेन वुमेन, रिच एंड हाई, रिच एंड पुअर, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरीबडी कैन अटेन निर्वाणा, है ना। और सो बुद्धिज्म ग्रांटेड देम इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस मिल गया इनको। शूद्रस और अनटचेबल्स ने जब बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, सो इनको इक्वल स्टेटस मिल गया। सो दिस पीपल एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज की ऑक्यूपेशन। Okay, so this lower caste group also changed their occupation to change their occupation, or mostly they adopted agriculture. Okay, mostly they adopted agriculture. So अभी तक ये जो lower caste group है इनका occupations क्या था कि these people were involved into menial occupations. Compared to other varnas, these people had occupation that was considered low in the society. So now with the accepting Buddhism, these people adopted different occupation, especially these people adopted agriculture. और एग्रीकल्चर अडॉप्ट करने की वजह से इंडिया एज अ एंटायर इंडिया को इसका क्या बेनिफिट हुआ? मोर एंड मोर लैंड इट वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, मोर एंड मोर लैंड इट वॉज land it was brought under cultivation, है ना। so since these people have accepted agriculture now, so अब इन्होंने नई नई जगहों पर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। so earlier जिस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर नहीं होता था, even that land it was brought under cultivation. okay, so first important thing is बुद्धिज्म ने लोअर कास्ट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट किया, because those people who were denied high social status in the society, these people accepted Buddhism. Buddhism granted them higher social status. यहाँ पर equality है। Second important thing is after accepting Buddhism, these people also adopted different occupation, mostly agriculture. So इसका इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ? More land it was brought under cultivation, है ना। This was the benefit to India. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, और एक चीज आप ध्यान में रखो, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के साथ भी ये वाला फिनोमिना ज्यादा हुआ है ना। लोअर कास्ट ग्रुप जैसे अभी उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, आफ्टर फ्यू इयर्स मिडिवल सोसाइटी में जब आप लोग पढ़ोगे, सो वहां पर भी इस्लाम का इन्फ्लुएंस लोअर कास्ट ग्रुप के ऊपर ज्यादा रहा है ना। सो दिस पीपल हु हैड अ लो सोशल स्टेटस इन द हिंदू सोसाइटी, दिस पीपल एक्सेप्टेड अदर रिलीजन, फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म है और क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है। ओके, दिस इज फैक्ट, इट हैपेंड इन इंडिया, यू रीड एनी बुक्स। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइफ ऑफ इंडिया। एक तो लोअर कास्ट ग्रुप के ऊपर बुद्धिज्म का ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, और सेकेंड थिंग है कि दिस Buddhism granted unity among the different caste group. Okay, as I have said कि इंडिया की सोसाइटी यूनिटी अमॉन्ग डिफरेंट कास्ट ग्रुप, है ना। सो अभी तक इंडिया की सोसाइटी जो है वो दैट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट, देयर वर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कास्ट इन इंडिया उस टाइम पे,
है ना. बट नाउ सिंस दिस कास्ट ग्रुप हैव एक्सेप्टेड अ कॉमन फेथ दैट इज बुद्धिज्म, सो अब ये जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप है दे हैड अ फीलिंग दैट दे बिलोंग टू कॉमन फेथ इन इंडिया, है ना. नाउ दे हैड अ सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग देम. अभी तक उन लोगों के पास एक कोई कॉमन बॉन्ड नहीं था, बट नाउ दे हैव अ कॉमन बॉन्ड. सो अभी तक लेट्स से फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट कास्ट ग्रुप है इंडिया में, सबके अलग अलग अपनी अपनी मान्यताएं हैं, इनके पास कोई कॉमन ऐसा बॉन्ड नहीं है जो इनको यूनाइट करके रख सके. बट नाउ दे हैव एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, वो सारे बुद्धिज्म के अंदर आ गए. सो नाउ दे हैड अ फीलिंग दैट दे बिलोंग टू कॉमन फेथ इन इंडिया. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे कि इस्लामिक सोसाइटीज है, शिया है ना, सुन्नीज है, शिया है, सुन्नी है ना. देर आर अदर मुस्लिम्स, जमाती लोग है, बोहरा ये इनमें थोड़े से तो डिफरेंसेस है ना, इनमें थोड़े से डिफरेंसेस है. बट सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, दे ऑल बिलोंग टू इस्लाम, है ना. दे ऑल बिलोंग टू इस्लाम एंड दे वर्शिप ओनली वन गॉड एंड दे वर्शिप द सेम गॉड. सो आपस में थोड़े से डिफरेंसेस हो सकते हैं बट दे बिलोंग टू कॉमन फेथ. वैसे यहाँ पर डिफरेंट कास्ट ग्रुप है, हो सकता है कि ये लोग इन थोड़े से आपस में ऑक्यूपेशन इनका डिफरेंट हो सकता है, बट नाउ दे हैव ऑल एक्सेप्टेड बुद्धिज्म एंड नाउ दे हैव अ फीलिंग ऑफ यूनिटी अमॉन्ग देम. ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज बुद्धिज्म ऑल्सो हेल्प्ड इन इंडियनाइजेशन एंड Hinduization and Hinduization of foreign ethnic groups. Hinduization of foreign ethnic groups. Foreign ethnic groups. अब इसको समझो. When Buddhism was at its peak in India, जब बुद्धिज्म अपने पीक पर था इंडिया में, सो उस टाइम जो फॉरेन इथनिक ग्रुप्स थे, फॉर एग्जाम्पल शाक्यास है ना, कुशान्स है, शाक्यास, कुशान्स, पार्थियंस. सो ये सब लोग इंडिया में आए. दिस पीपल केम टू इंडिया. बट क्योंकि बुद्धिज्म की बहुत एकोमोडेटिव स्पिरिट थी, है ना, बुद्धिज्म की स्पिरिट एकोमोडेटिव है, बुद्धिज्म अपने अंदर सभी को ले लेता है ना. ये बुद्धिज्म की स्पेशलिटी है. वंस यू एक्सेप्ट द बुद्धिज्म, यू डोंट नीड टू चेंज योर नेम, यू डोंट नीड टू एंटायरली चेंज योर कस्टम्स. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इस्लाम एक्सेप्ट करते हो या फिर क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करते हो, सो आपका नाम भी चेंज हो जाएगा, है ना, आपका फेथ एंटायरली चेंज हो जाएगा. क्योंकि ये जो डिफरेंसेस है ये बहुत एक्सट्रीम है ना, बुद्धिज्म और दूसरे साइड में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, है ना. वाई आई एम कंपेयरिंग, क्योंकि ये कंपैरिजन करके ही आपको समझ में आएगा. और सिलेबस में चारों रिलीजन के बारे में पूछा है, इस्लाम है ना, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है. सो इसको कंपेयर करके देखो आप लोग. अगर आप बुद्धिज्म एक्सेप्ट करते हो, सो यू डोंट नीड टू चेंज योर नेम. बट इफ यू एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, सो यहाँ पर आपका नाम भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आपके बहुत सारे कस्टम्स और प्रैक्टिसेस भी चेंज हो जाएंगी. यहाँ क्या हुआ कि शाक्यास, पार्थियंस है, कुशान्स है, ये लोग इंडिया में आए. उस टाइम पर इंडिया में बुद्धिज्म अपने पीक पर था, है ना, बुद्धिज्म ग्रो हो चुका था. बट क्योंकि बुद्धिज्म की स्पिरिट बहुत एकोमोडेटिव है, सो दिस पीपल केम टू इंडिया बट दे रिटेन्ड देयर कस्टम्स, दे रिटेन्ड देयर ट्रेडिशन, दे रिटेन्ड देयर कल्चर. रिटेन किए उन्होंने, वो लोग रहे इंडिया में. और आफ्टर सो मेनी ईयर्स जब बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया, सो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि दिस पीपल कंप्लीटली एसिमिलेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी. ये कंप्लीटली हिंदूज हो गए फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ये इम्पैक्ट है हिंदुइज्म का सोसाइटी के ऊपर कि फॉरेन इथनिक ग्रुप्स को बुद्धिज्म ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिंदूज ग्रुप में एकोमोडेट हो गए. समझ में आ रही है आपको चीजें. दिस पीपल came from outside in India. At that time, Buddhism was at its peak in India. But क्योंकि बुद्धिज्म की स्पिरिट बहुत एकोमोडेटिव है, so these people retain their name, their tradition, their customs and culture. And over the period of time when Buddhism declined, so these people completely assimilated into Hindu society. So इन सब ग्रुप्स को इंडियनाइज करना, इन सब ग्रुप्स को हिंदुआइज करने में
बुद्धिज्म का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो ये एक हो गया impact of the Buddhism on social life of India, and now next is impact of Buddhism on the religious life of India. So अभी इसको मिटा देते हैं। So now let's move towards second important discussion, that is impact of Buddhism on the religious life of India. So सबसे पहले हमने क्या देखे, impact of Buddhism on social life of India. So now we'll see the impact of Buddhism on religious life of India. So Buddhism का religious life के ऊपर क्या impact हुआ? Okay, see, the first important point here is that Buddhism introduced idol worship in India. Very important point. Okay, Buddhism introduced idol worship in India. Okay, see, Buddha, he was a great teacher, right? He was a great teacher. He was very kind and compassionate personality. So बुद्धा के जाने के बाद उनके फॉलोअर्स ने बुद्धा के स्टैचूज बनाए, राइट? सो दीज पीपल, दे इरेक्टेड द स्टैचूज ऑफ बुद्धा एंड दे स्टार्टेड वर्शिपिंग द बुद्धा एज अ गॉडेट्स, राइट? सो दे इरेक्टेड द स्टैचूज ऑफ बुद्धा and they started worshipping the Buddha as a goddess, and that led to the introduction of idol worship in India. Okay, this is the first important point. और second important है impact on the religious life of India, that is formation of संघा. ये हम लोगों ने जब हम philosophy of Buddhism पढ़ रहे थे, that time also I explained some of the points about संघा. So संघा क्या है? संघा were the डेडिकेटेड ग्रुप, डेडिकेटेड पीपल. सो इन लोगों का पर्पस क्या था कि बुद्धा की टीचिंग्स को स्प्रेड करना. एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ संघा, अभी ध्यान से सुनो, दिस फॉर्मेशन ऑफ संघा, इट हैज ऑल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया. ओके, सो दिस संघा ऑल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया. सो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये लोग अपना घर छोड़ देते. ओके, सो दिस पीपल लिव ऑन वॉट एवर द फूड दैट सोसाइटी प्रोवाइड्स टू देम. और ये लोग का एक ही पर्पस रहता है कि टीचिंग्स को स्प्रेड करना, राइट? सो बहुत डेडिकेटेड लोग रहते हैं ये. जैसे हिंदुइज्म में आरएसएस है ना? जैसे मुस्लिम्स में जमात इस्लामी है, जैसे क्रिश्चियनिटी में एनजीओस है. सो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सभी लोग अपने अपने रिलीजन की टीचिंग स्प्रेड कर रहे हैं. सो बट बुद्धा ने सबसे पहले संघा की इस्टेब्लिशमेंट करी थी, और उस टाइम पे देर वॉज नो ग्रुप एक्टिविटी इन इंडिया. हिंदुइज्म भी लोग फॉलो कर रहे थे, हिंदुइज्म की भी टीचिंग्स को स्प्रेड कर रहे थे, बट दैट वॉज हैपनिंग एट द इंडिविजुअल लेवल. दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर. बट दिस इज द ग्रुप एक्टिविटी. ये इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है. संघा इज अ ग्रुप एक्टिविटी. सो दिस फॉर्मेशन ऑफ संघा ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द हिंदुइज्म. सो इससे इन्फ्लुएंस होकर हिंदू रिलीजियस टीचर्स ने भी ग्रुप एक्टिविटी की इस्टेब्लिशमेंट करी. ओके, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड हिंदू रिलीजियस टीचर्स. ओके, सो संघा का इस्टेब्लिशमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, बिकॉज ये संघा की वजह से भी बुद्धिज्म की बहुत फास्ट ग्रोथ हुई इंडिया में. डेडिकेटेड लोग हैं, ट्रैवल कर रहे हैं कंटिन्यूसली फॉरेस्ट में, अदर रीजन्स में, इवन आउटसाइड इंडिया में, और वहाँ पर वो लोग सब अपनी बुद्धिज्म की टीचिंग्स को स्प्रेड कर रहे हैं. ओके, एंड दिस सच काइंड ऑफ ग्रुप एक्टिविटी इट वाज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया एट दैट टाइम. सो इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ संघा, एंड दिस संघा ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड अदर हिंदू रिलीजियस टीचर्स. सो फिर हिंदू रिलीजियस टीचर्स ने संघा से इन्फ्लुएंस होके फिर उनके भी हिंदुइज्म में भी ग्रुप एक्टिविटी स्टार्ट करी. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द रिलीजियस लाइफ ऑफ इज बुद्धिज्म ऑल्सो increased the intellectual and spiritual life of India. Buddhism also increased the intellectual and spiritual life of the people of India. Important point, intellectual and spiritual life. क्योंकि बुद्धिज्म एक प्रैक्टिकल टीचिंग है ना. बुद्धिज्म को लोगों ने एक्सेप्ट क्यों किया? सबसे पहले बुद्धा ने कुछ प्रैक्टिकल टीचिंग्स एक्सपीरियंस किए अपने खुद के ऊपर. फिर बुद्धा को जब निर्वाणा प्राप्ति हुई, बुद्धा को जब उन सब चीज़ों का
फायदा हुआ, सो देन ही स्टार्टेड टू स्प्रेड हिज टीचिंग, राइट। सो लोगों ने भी बुद्धा की टीचिंग्स को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, है ना, और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, प्रैक्टिकली उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होने के बाद में दे एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, राइट। सो दिस पार्ट, दैट इज, इससे क्या हुआ कि लोगों का इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज बढ़ रहा है, लोगों की स्पिरिचुअलिटी बढ़ते जा रही है ना। ये थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, लोग प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के बाद में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। सो दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल नॉलेज ऑफ द इंडियन पीपल, राइट। थर्ड and the fourth important thing is Buddhism also provided cultural contact between different countries, okay, cultural contact between different countries, okay। सबसे पहले now you see here कि जैसे goods का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में goods ट्रैवल हो रहे हैं, है ना, फिर वो उसको परचेस कर रहे, और ये तो बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने पढ़े थे कि वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो इवन हड़प्पा के लोग भी बाहर कंट्री से कुछ जो इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव स्टोन्स है तो वो उसको इंपोर्ट करते थे, है ना। सो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, राइस इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये तो तब से चलते हुए आ रहा है। बट अभी क्या हो रहा है, कल्चर भी एक्सचेंज हो रहा है, कल्चर का भी कॉन्टैक्ट हो रहा है। सो सम पीपल फ्रॉम दी अदर कंट्रीज दे आर कमिंग इन टू इंडिया, वो लोग इंडिया में रह रहे हैं, बुद्धिज़्म को समझ रहे हैं, बुद्धिज़्म को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे, एंड देन वो लोग अपनी कंट्री में वापस जाकर वहाँ पर बुद्धिज़्म को स्प्रेड कर रहे हैं, ओके। सो दिस हैपेंड, सो बुद्धिज़्म इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज। सो फॉर एग्जाम्पल चाइना है, राइट, और इधर म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, सो इन सब रीजन्स में भी बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ, राइट। सो बुद्धिज्म ऑल्सो प्रोवाइडेड कल्चरल कॉन्टैक्ट। नाउ अब ये तो हो गया रिलीजियस लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट की, आइडल वर्शिप इंट्रोड्यूस हो गई इंडिया में, संघा इस्टेब्लिशमेंट हुआ, सो संघा से इंस्पायर होकर दूसरे रिलीजन्स ने भी संघा की इस्टेब्लिशमेंट करी। तीसरा है कि बुद्धिज्म ने इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल जो लोगों की कैपेबिलिटीज है, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल नॉलेज, सो इनका भी इनरिचमेंट हुआ, लोगों ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देखी चीज़ों को, राइट। देन नेक्स्ट इज कि बुद्धिज्म इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अ कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज, राइट। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया। सी अगर आपको ये क्वेश्चन आता है ना, सो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने का टाइम भी नहीं रहेगा आपके पास, यू जस्ट नीड टू राइट डाउन। फॉर एग्जांपल सोशल लाइफ, इसके पॉइंट्स लिखो, रिलीजियस लाइफ पर क्या इंपैक्ट हुआ, ये 4 पॉइंट्स लिखो, एक एक लाइन में उसको एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, पॉइंट्स लिखो और उसको एक्सप्लेन करो। यू नीड टू ड्रॉ चार्ट देयर, ओके। इतना टाइम नहीं रहेगा कि उसको सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करना है, बट पहले उसको समझ लो, है ना। शॉर्टकट तभी होता है जब पहले कोई भी चीज़ें लॉन्ग कट में समझ में आती है, जब थियोरेटिकली उसको अच्छे से समझोगे तभी उसका शॉर्टकट बना पाओगे, है ना। शॉर्टकट बनाने के लिए पहले डिटेल में समझा करो किसी भी चीज़ को, ओके। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया, ओके। फर्स्ट थिंग इज बुद्धिज्म लेड टू द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अभी हम लोगों ने देखे थे कि लोअर कास्ट लोगों ने एग्रीकल्चर को एक्सेप्ट किया, लाइक एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया बहुत सारे लोअर कास्ट के लोगों ने। सो इट वाज लाइक दे हैव अडॉप्टेड अ डिफरेंट ऑक्यूपेशन दैट वाज डिफरेंट कंपेयर टू दी अर्लियर ऑक्यूपेशन दैट दे वर प्रैक्टिसिंग। सो एग्रीकल्चर उन्होंने अडॉप्ट किया और इससे इंडिया को बेनिफिट क्या हुआ, मोर एंड मोर लैंड इट वाज ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। और बुद्धिज्म की जो पॉलिसी है, एक तो एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर की और ग्रोथ कैसे हुई, इट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ द बुद्धा टू प्रोटेक्ट द कैटल। सो बुद्धिज्म का इट्स लाइक बुद्धिज्म ने इम्फसाइज किया
कि कैटल को प्रोटेक्ट करना है, एनिमल्स को हार्म नहीं करना है। इसकी वजह से इनडायरेक्टली उसका एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट हुआ है ना, एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो रही है बिकॉज ऑफ द कैटल प्रोटेक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज बुद्धिज्म ऑल्सो रिकमेंडेड टू द इंडियन किंग्स कि वो लोग जो पेजेंट्स हैं उन पेजेंट्स को सीड्स भी प्रोवाइड करें और इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करें, राइट। सो इससे इंस्पायर होके बुद्धा और बुद्धिज्म की टीचिंग से इंस्पायर होके बहुत सारे किंग्स ने अपने पेजेंट्स को हेल्प किया। सो दिस किंग्स दे प्रोवाइडेड सीड्स टू देयर पेजेंट्स, दिस किंग्स प्रोवाइडेड सम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स टू देयर पेजेंट्स, क्योंकि उन लोगों ने भी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, बुद्धास की टीचिंग को एक्सेप्ट किया और इससे इंस्पायर होके जो भी बुद्धास ने बोला था उसको उन्होंने फॉलो किया। सो दे बिकेम वेरी काइंड टू देयर पेजेंट्स, दे बिकेम वेरी कंपैशनेट टू देयर पेजेंट्स, तो पेजेंट्स की उन्होंने हेल्प करी, दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। सो ये उसका इकोनॉमिक लाइफ पे इंपैक्ट है। द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि आप ये समझने की कोशिश करो कि कैसे एक कल्चर का इम्पैक्ट डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है। ओके, हाउ वन पर्टिकुलर कल्चर इन्फ्लुएंस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनी रीजन। ओके, जैसे कोई भी इस्लाम है फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, सो ऐसा नहीं है कि इस्लाम का इम्पैक्ट सिर्फ रिलीजियस लाइफ पर होगा, उस कंट्री की पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स का इम्पैक्ट होगा, उस कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स का इम्पैक्ट होगा। सो उस कंट्री की इवन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर भी जैसे जैसे इस्लाम में जो भी चीज़ें दी है उस टाइप के आर्ट एंड कल्चर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। सो द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि सिर्फ रिलीजन का इम्पैक्ट रिलीजियस लाइफ पर नहीं होता। यू सी कितने सारे डायमेंशंस है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के और कितने डायमेंशंस को एक रिलीजन इन्फ्लुएंस करता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, सो फॉर इकोनॉमिक लाइफ में देयर वाज दिस ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बुद्धिज्म ऑल्सो फेवर्ड इंटरनल ट्रेड। ओके, बुद्धिज्म ऑल्सो फेवर्ड इंटरनल ट्रेड, बुद्धिज्म ऑल्सो फेवर्ड दिस लेड टू द यूज ऑफ मनी, है ना, मनी का यूज और मनी की ग्रोथ हो रही है। फिर उसके बाद में दैट ऑल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ मनी लेंडिंग बिजनेस, दैट ऑल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ मनी लेंडिंग इन इंडिया। ओके, सी बुद्धिज्म ने कभी भी मनी लेंडिंग बिजनेस को इट्स लाइक बैन करने की कोशिश नहीं की। ओके, बुद्धिज्म नेवर इनहिबिटेड द मनी लेंडिंग। सो व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि जैसे इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद सेड कि मनी लेंडिंग एज अ बिजनेस इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। ओके, आप किसी को पैसे उधार दे सकते हो, यू कैन लेंड मनी टू योर फ्रेंड बट यू नीड टू टेक बैक द मनी दैट यू गेव, सिर्फ प्रिंसिपल ही लेना है, यू कैन नॉट टेक इंटरेस्ट। ओके, बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। बट बुद्धा में ऐसा कुछ प्रोहिबिट नहीं किया। ओके, सो देयर वाज दिस ग्रोथ ऑफ मनी एंड ग्रोथ ऑफ मनी लेंडिंग बिजनेस एंड मनी लेंडिंग एक्टिविटीज। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, और कल्चर के बारे में एक चीज आप ध्यान में रखो कि कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 में। ओके, कल्चर यूनिक रहते है ना, कल्चर कोई इंफीरियर या सुपीरियर नहीं रहते, कोई कल्चर हाई या लो नहीं रहता, कल्चर बस यूनिक रहते, इतना ध्यान में रखो आप। सऊदी अरब का कल्चर अलग हो सकता है ना, इधर इंडिया का कल्चर अलग हो सकता है, और यूएसए जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ का कल्चर अलग है, और यहाँ इन सब में कोई सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी नहीं है, कल्चर्स आर डिफरेंट, कल्चर्स आर यूनिक, है ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। सो ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज व्हाट, इतना आपको अपनी ब्रेन की कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी कि कोई सुपीरियर और इंफीरियर नहीं रहता। एक रिलीजन ने मनी लेंडिंग बिजनेस बैन किया है, दूसरे रिलीजन ने मनी लेंडिंग बिजनेस बैन नहीं किया है, इसका मतलब यहां पर कोई सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी नहीं है, ये यूनिकनेस है। समवन बैंड, समवन डिड नॉट, बोथ ऑफ देम बेनिफिटेड। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज बुद्धिज्म ऑल्सो फेवर्ड द फॉरेन ट्रेड, बुद्धिज्म ऑल्सो फेवर्ड द फॉरेन ट्रेड, दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड मर्चेंट्स। सो इनकी भी लाइफ इंप्रूव हुई। फाइनली ऑल दिस थिंग्स लेड टू द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ओके, सो ऐसे सीक्वेंस में ध्यान में रखो, सोशल लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, देन रिलीजियस लाइफ पे क्या इंपैक्ट हुआ, इकोनॉमिक लाइफ पर क्या इंपैक्ट हुआ, एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो गई। क्यों ग्रोथ हो गई? क्योंकि मोर एंड मोर पीपल नाउ अडॉप्टिंग एग्रीकल्चर एज अ प्रोफेशन, सो मोर लैंड इट वाज ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। कैटल प्रोटेक्शन की वजह से भी एग्रीकल्चर को हेल्प हुई। और बुद्धिज्म का जो टीचिंग्स है दैट रिकमेंडेड द किंग्स, कि किंग्स अपने पेजेंट्स को, पेजेंट्स इट मीन्स स्मॉल एग्रीकल्चरलिस्ट, सो उन लोगों को सीड्स प्रोवाइड करे, उनको अगर एग्रीकल्चर में कोई छोटे मोटे इंप्लीमेंट्स लग रहे सो वो भी प्रोवाइड करना चाहिए। बुद्धिज्म फेवर्ड द इंटरनल ट्रेड की ग्रोथ हुई, पैसे का यूज ग्रोथ हुआ, मनी लेंडिंग बिजनेस की ग्रोथ हुई, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज बुद्धिज्म ऑल्सो फेवर्ड द फॉरेन ट्रेड, सो इससे क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स की लाइफ भी इंप्रूव हुई, and all these things led to growth of urbanization in India. Okay, now we'll move towards fourth important parameter, that is impact of Buddhism on the political life of India. Okay, so इसको मिटा देते हैं अभी. So let's move towards fourth important point, that is impact of Buddhism on political life of India. Okay, so सबसे पहले हम लोगों ने देखे social life, impact of Buddhism on social life, right? Then फिर उसके बाद में रिलीजियस लाइफ, देन वी हैड सीन इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इकोनॉमिक लाइफ, एंड दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडिया. ओके, सो पॉलिटिकल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हुआ? बुद्धिज्म हेल्प्ड इन प्रमोटिंग द नेशनल स्पिरिट अमॉन्ग इट्स फॉलोअर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुद्धिज्म हेल्प्ड इन प्रमोटिंग द नेशनल स्पिरिट among its follower. कैसे? Because people living in the different parts of the country, है ना, even though people are living in the different parts of country, but now they had a feeling that they belong to one common country and one common faith. Okay, so that helped in promoting the नेशनल स्पिरिट अमॉन्ग इट्स फॉलोअर. लोग अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, बट क्योंकि उनका फेथ सेम है, सो नाउ उनके पास एक एक कॉमन बॉन्ड है, उनके पास एक यूनिटी की फीलिंग है, दैट दे बिलोंग टू अ सेम कंट्री एंड सेम रिलीजन, राइट. सो दैट हेल्प इन प्रमोटिंग द नेशनल स्पिरिट अमॉन्ग इट्स फॉलोअर. ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम लोग, कोई नॉर्थ इंडिया में रह रहा है और कोई साउथ इंडिया में, है ना, सो यहाँ पर स्टेट्स का डिफरेंस है, राइट, बट एक कॉमन कौन सी चीज हमको होल्ड करके रखी है, दैट वी बिलोंग टू वन कंट्री. ओके, सो ऑल्दो वी लिव इन द डिफरेंट स्टेट, ऑल्दो वी मे बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजन, हो सकता है ये, बट व्हाट इज द वन कॉमन फेथ दैट बाइंड्स अस, एंड दैट इज द फीलिंग ऑफ वन कॉमन नेशन, दैट वी ऑल बिलोंग टू वन कॉमन नेशन. सो वैसे ही यहाँ पर लोग अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, बट दे ऑल फॉलो द सेम फेथ, दैट इज बुद्धिज्म. सो अब उनमें ये स्पिरिट डेवलप होने लगी कि वन नेशन एंड वन कॉमन फेथ. ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज बुद्धिज्म ऑल्सो हेल्प्ड इन डेवलपिंग द डेमोक्रेटिक स्पिरिट अमॉन्ग इट्स फॉलोअर. डेमोक्रेटिक स्पिरिट कैसे? क्योंकि एज वी हैव सेड कि बुद्धिज्म में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है ना, बुद्धिज्म में देयर इज नो कास्ट सिस्टम. सो यहाँ पर इक्वालिटी है ना, ऑल persons were considered as equal, so there is no caste system in Buddhism, all persons were considered equal. So यहाँ पर इवन एक तो by accepting the Buddhism itself they had some idea about equality कि सारे human beings equal है. और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इवन संघा में जो डिस्प्यूट्स अगर होते थे, सो दिस डिस्प्यूट्स वेर सॉल्व्ड थ्रू डेमोक्रेटिक स्पिरिट. ओके, सो यहाँ से फिर लोगों को एक डेमोक्रेटिक फीलिंग आने लगी, है ना, कि उनको इन सब चीज़ों का अब धीरे धीरे आइडिया होने लगा कि ऐसे डेमोक्रेटिक तरीके से भी चीज़ों को या डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सकता है, राइट. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडिया. नाउ विल सी द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, दैट इज फोर्थ important point. What was the impact of Buddhism on
लैंग्वेज एंड एजुकेशन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन लैंग्वेज एंड एजुकेशन? लैंग्वेज में तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय बुद्धिज्म. हाउ? बिकॉज बुद्धिज्म हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस. ओके, बुद्धिज्म हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस. ओके, सो बुद्धा कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे? बुद्धा लोकल लैंग्वेज का यूज करते थे अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो मास एजुकेशन होना चाहिए, बहुत सारे लोगों तक वो मैसेज पहुंचना चाहिए, बहुत सारे लोगों को उस मैसेज वो एंड तक पहुंचना चाहिए, उसका आइडिया आना चाहिए लोगों को, राइट? सो स्पेसिफिकली जैसे बुद्धा ने पाली लैंग्वेज का यूज किया है ना. सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी पाली लैंग्वेज में कंपाइल किए गए. जैनिज्म का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करने में. जैसे बुद्धा ने पाली लैंग्वेज का यूज किया, वैसे ही जैन ने अर्ध मगधी लैंग्वेज का यूज किया, अर्ध मगधी. सो बोथ ऑफ दिस रिलीजन हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ लोकल और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, राइट? सो उस टाइम पर ज़्यादातर जो टेक्स्ट थे वो संस्कृत लैंग्वेजेस में थे, एंड दिन संस्कृत लैंग्वेज इट वाज नॉट द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एट दैट टाइम. सो संस्कृत लैंग्वेज को समझना ये मासेस के बस की बात नहीं थी. इट वाज नॉट द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. सो कुछ ही लोगों को, जो रिलीजियस लोग थे, जो रिलीजियस टीचर्स थे, जो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थे, सो उन लोगों को संस्कृत की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी. बट नाउ दिस बुद्धा has used Pali language, Ardha Magadhi language used by Jaina. So इसके वजह से क्या हुआ कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की ग्रोथ हो गई इंडिया में. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. देन एजुकेशन, ये तो लैंग्वेज हो गया. एजुकेशन में अगेन बुद्धिज्म ऑल्सो इम्फेसाइज्ड ऑन द एजुकेशन ऑल्सो, राइट? सो एजुकेशन में दो ग्रुप्स को भी हेल्प हुई. एक तो लोअर कास्ट लोग, एक तो लोअर कास्ट लोग और दूसरा है वुमेन. सो दिस टू सोशल ग्रुप्स इन इंडिया ऑल्सो अचीव द एजुकेशन, राइट? देन फिर उसके बाद में बुद्ध विहाराज है, राइट? बुद्ध विहाराज, मठ्स है ना. देन नालंदा यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है. सो दिस यूनिवर्सिटीज वेर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, Buddhist education in India. Takshila University. So these universities were also important. These were the important places for the spread of education in India. Nalanda University. कहाँ पर है नालंदा यूनिवर्सिटी? It is located in बिहार. अभी इसको रिवाइव करने का प्लान चल रहा है. और तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट में, ये पंजाब में. ओके, सो दिस यूनिवर्सिटीज, देयर सेंटर्स वेर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. ओके, सो लैंग्वेज की भी ग्रोथ हुई बुद्धिज्म की वजह से, लोकल लैंग्वेजेस की ग्रोथ हुई, और एजुकेशन भी मिला लोअर कास्ट को, वुमेन को, और दिस वेर द इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. ओके, then next important is art and culture. very important point. art and culture में क्या impact हुआ बुद्धिज्म का? art and culture, see कितने सारे aspects को एक रिलीजन जब इवॉल्व होता है तो वो कितने सारे सोसाइटी के एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है ना. इकोनॉमी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन. सो इन सारे जो भी सोशल हमारे कॉन्टेक्स्ट है, सो इन सब के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है एक रिलीजन का. ओके, सो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन आर्ट एंड कल्चर? फर्स्ट इज दैट इज ग्रोथ ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर लाइक स्तूपास, चैत्या और विहारा. ओके, स्तूपा, चैत्या, विहारा. सो ये बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर है. सो जैसे जैसे बुद्धिज्म की ग्रोथ हुई इंडिया में, सो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस. स्तूपा, चैत्या और विहारा. स्तूपा का मीनिंग क्या होता है? सो बुद्धा के जो रेलिक्स थे, रेलिक्स इट मीन्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ बुद्धा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हेयर्स है ना, या फिर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो बुद्धा से एसोसिएटेड है, सो उसको स्टोर करने के लिए या फिर उसको
स्तूपा में रखा गया है। सो जैसे अशोका है, अशोका का इंपॉर्टेंट रोल है बहुत सारी जगह पर स्तूपास इस्टेब्लिश करने में। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज चैत्या। चैत्या क्या होता है? चैत्या इट इज नथिंग बट अ प्रेयर हॉल। ओके, सो ये प्रेयर हॉल है। और विहारास क्या है? विहारास इट इज नथिंग बट अ रेस्टिंग प्लेसेस। किसके लिए? मॉन्क्स के लिए, है ना। सो स्तूपास, चैत्यास, विहारास, सो इन सब का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस है? सांची स्तूपा है ना। फिर उसके बाद में अमरावती इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ दिस बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। फिर उसके बाद में अजंता है, एलोरा है, नासिक है, अमरावती है। ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एक तो ये हो गया, स्तूपा, चैत्यास और विहारास की ग्रोथ हुई। और फिर उसके बाद में बुद्धिज्म के वजह से पेंटिंग्स की भी ग्रोथ हुई, है ना, कार्विंग्स, राइट। फिर उसके बाद में देयर इज ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज जैसे पिलर्स है ना। सो पिलर्स वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे बुद्धिज्म के स्ट्रक्चर। सिटीज में कभी कभी जाओगे तो आप लोगों को एक डोर टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। अगली बार जब आप देखोगे तब आपको क्लिक होगा। सो उन पिलर्स के ऊपर भी कुछ ड्राइंग्स रहती है एंड दिस ड्राइंग ऑल्सो हैड सर्टन मैसेजेस, है ना। सो जैसे कि सांची स्तूपा बनाया गया, उस तो स्तूपा में जो वो कंपाउंड वॉल बनाई गई ना, सो वो कंपाउंड वॉल्स में भी छोटी छोटी ड्राइंग्स और डिजाइंस बनाए गए, है ना। सो पेंटिंग्स में जैसे कि अजंता और एलोरा के पेंटिंग्स फेमस है। पेंटिंग्स ऑफ पद्मापानी, बोधिसत्वा है। सो ये सब पेंटिंग्स भी ग्रोथ होने लगी इंडिया में। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो इंडिया का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सो उसको भी इंडिया में बुद्धिज्म की बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के आर्ट एंड आर्किटेक्चर की ग्रोथ करने में। ओके, सो दिस आर ऑल द इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडिया, है ना। सोशल लाइफ में इम्पैक्ट हुआ है, रिलीजियस लाइफ में, इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल लाइफ में, लैंग्वेज, एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर। सो इन सारे जो भी फैक्टर्स है, इन सब के ऊपर बुद्धिज्म का डीप इम्पैक्ट हुआ है हमारी इंडिया की सोसाइटी पे। सो जैसे अभी हम लोगों ने बुद्धिज्म कवर किए, वैसे ही हम लोग इस्लाम भी कवर करेंगे, क्रिश्चियनिटी भी कवर करेंगे और जैनिज्म भी कवर करेंगे। और इन सारे रिलीजन्स ने कैसे इंडिया की लाइफ को इन्फ्लुएंस किया, दैट वी विल सी। ओके, सो आई होप you have understood the today's class. See you in the next class. Thank you very much.